एक बार फिर से केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज जो प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, बीए प्रथम वर्ष का पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो इसी उपलब्धियों को पढ़ेंगे अपन। इन उपलब्धियों को पढ़ने से पहले हम पृथ्वीराज चौहान के कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जो शासन है, टाइम पीरियड है, वो 1177 ईस्वी से लगाकर 1192 ईस्वी तक रहता है उसका शासन काल। उसके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म है वो 1166 ईस्वी में गुजरात के अनिल पाटन नामक स्थान पर ज्येष्ठ माह के अंदर इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूरी देवी था, जो दिल्ली के अंगद पाल की बेटी थी। पृथ्वीराज चौहान, सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाने के बाद उस समय पृथ्वीराज चौहान है वो मात्र 11 वर्ष का था, जो शासन चलाने के लायक नहीं था। तो पृथ्वीराज चौहान की जो शक्ति है वो उसकी माता संरक्षिका थी, जो थी वो उनकी माता कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति थे उनका नाम भुवनमल था, और उनके जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था कंदमवास। क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान को इतिहास में दलपुंगल, विश्व विजेता और राय पितोरा, जो युद्ध में पीठ न दिखाने वाले आदि नामों से संबोधित किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान, जैसे ही सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाती है तो 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक होता है, जिसमें इसके बाद उसकी माता संरक्षिका के रूप में अपनी भूमिका अदा करती हैं कर्पूरी देवी। लेकिन मात्र 1 वर्ष के बाद में वो अपनी शासन की संपूर्ण बागडोर है वो पृथ्वीराज चौहान अपने हाथ में ले लेते हैं। जिस प्रकार एक गरुड़ ने राम और लक्ष्मण की मेघनाद के नागपाश से रक्षा की थी, उसी प्रकार उनके सेनापति भुवनमल ने पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक कठिनाइयों में उनकी रक्षा की थी। पृथ्वीराज चौहान उस समय अजमेर के शासक हुआ करते थे। उसमें मुस्लिम जो राज्य थे, मुल्तान, सिंध आदि राज्य थे, वो बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। तो जैसे ही वो उनकी शासन की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं और फिर वो अपनी उपलब्धियां, उनका एक सपना था, दिग्विजय बनने का सपना हुआ करता था। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। इसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान का सपना था। उनकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पृथ्वीराज चौहान जैसे ही राज सिंहासन पर बैठता है 1177 ईस्वी में, और वास्तविक रूप से अपनी बागडोर अपने हाथ में लेता है 1177 ईस्वी में। राज सिंहासन पर वास्तविक दौर 1178 ईस्वी में लेता है। इसके बाद वो अपनी दिग्विजय बनने का जो सपना है उसमें विजय अभियान चलाता है। पहला नागार्जुन का अंत करता है, भंडारनको का दमन करता है, महाबो का दमन, चालुक्य चौहान संघर्ष, चौहान गढ़वाल संघर्ष, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, एक एक करके हम बिंदु पर बात करेंगे इस अध्ययन में। चलो भाई, पहले हम बात करते हैं नागार्जुन का दमन। इतिहास में उल्लेख मिलता है, जानकारी मिलती है कि नागार्जुन है वो पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई हुआ करते थे। विग्रहराज चतुर्थ का बेटा था। इसको पता था कि पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 अल्पवृक्ष हैं। इन अल्पवृक्ष का फायदा उठाते हुए ये भी अजमेर के राज सिंहासन या दिल्ली पर अपना अधिकार करना चाहते थे। उन्होंने उनकी अल्पवृक्ष का फायदा उठाते हुए पृथ्वीराज के कई हिस्सों पर कई कस्बों पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। किसने? नागार्जुन ने। नागार्जुन ने गुड़गांव का दुर्ग था, उसको भी अपने अधीन कर दिया था।
कहीं क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर दिया था, क्योंकि यह भी अजमेर का शासक बनना चाहता था। कौन? नागार्जुन। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान शासन की बागडोर अपने हाथ में लेता है, इसके बाद में पहला विद्रोह करता है वो नागार्जुन के विद्रोह। नागार्जुन का जो विद्रोह है वो इस शासन करने के बाद 1178 के आसपास वो नागार्जुन का दमन करने के लिए अपने एक सेनापति जिसका नाम था कैमास, क्या नाम था? कैमास नामक सेनापति को वो नागार्जुन का दमन करने के लिए गुड़गांव भेजता है। उसको इतिहास में गुड़गांव का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? गुड़गांव का युद्ध। अगर आपका प्रश्न आ जाए कि गुड़गांव का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और नागार्जुन के मध्य लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजयश्री हुई और इसमें नागार्जुन का अंत हुआ। इस गुड़गांव के युद्ध में नागार्जुन इस युद्ध से भाग जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान अपने सैनिकों के द्वारा उसका पीछा करते हुए इस नागार्जुन को बंदी बनाकर लाया जाता है और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान के सामने उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी प्रकार पहला अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों का अंत नागार्जुन से होता है। पृथ्वीराज चौहान की पहली कठिनाई समाप्त हुई, जिसमें नागार्जुन का अंत किया गया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। दूसरी अगर हम बात करें भंडानकों, ये भंडानक एक उपद्रवी जाति हुआ करती थी जो सतलज प्रांत की थी। सतलज प्रांत में ये जाति रहती थी। ये जाति का काम था उपद्रव मचाना। उपद्रवी जाति थी। कौन सी जाति थी? उपद्रवी जाति थी। ये लूटपाट करने का काम किया करती थी। उन्होंने कहीं पृथ्वीराज चौहान के कस्बों और राज्य के आसपास क्षेत्रों पर उन्होंने आधिपत्य स्थापित कर दिया। ये लूटपाट करती थी। एक दिन उनकी जनता इतनी परेशान हो गई, वो पृथ्वीराज चौहान के पास आकर उनकी शिकायत करने लगी कि राजा साहब, आप मुझे इन भंडानक जाति से बचाए, क्योंकि ये खुलेआम लूटपाट करने का काम किया करती हैं। उसी समय पृथ्वीराज चौहान ने इन भंडानको जाति का दमन करने के लिए 1182 ईस्वी में उन्होंने भंडानकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं ने भंडानकों की बस्तियों को उजाड़ दिया, उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया और उनका दमन कर दिया। दूसरा दमन भंडानकों के भी दमन उन्होंने 1182 में उपद्रवी जाति का भी उन्होंने दमन कर दिया। पृथ्वीराज चौहान, दूसरी समस्या चौहान की पूरी हो गई। अगली बात करेंगे महाबो का दमन। जिसकी बात करेंगे, आपका प्रश्न आ जाए, सतलज प्रांत की रहने वाली भंडानक जाति थी। ये उपद्रवी जाति थी। ये पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्रों में लूटपाट करने का काम किया करती थी। एक दिन पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में इन जाति का विद्रोह भी समाप्त कर दिया। अगली बात करें महाबो। भंडानको जाति का दमन करने के बाद पृथ्वीराज चौहान, ये भंडानक है, फिर यहाँ उनका दमन कर दिया तो महाबो क्षेत्र के अंतर्गत आ गए थे। पृथ्वीराज चौहान उनको सबक सिखाना चाहता है और महाबो पर भी वो इसका दमन करना 1182 ईस्वी में वो महाबो पर भी आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान। इस समय महाबो पर एक राजा विराजते थे जिसका नाम है परमदी देव। क्या नाम है? परमदी देव। और इस परमदी देव के पास दो सेनापति थे, बहुत शक्तिशाली थे, जिनका इतिहास में उनको जानकारी प्राप्त होती है कि उनका नाम अल्लाह और उदल था। क्या नाम था? अल्लाह और उदल, दो शक्तिशाली सेनापति थे। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में महाबो पर आक्रमण कर दिया। महाबो है
वो संदेल वंश की जो राजधानी हुआ करती थी और वहाँ के शासक परमदी देव थे। और परमदी देव के दो सेनापति अल्लाह और उदल थे। एक दिन परमदी देव और उनके दो सेनापति विश्वास पात्र अल्लाह और उदल को किसी बात से लेकर कुछ झगड़ा या हो जाता है, जिससे वो नाराज होकर पास के पड़ोसी देश में चले जाते हैं। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान 1182 में संदेल शासक राज्य पर महाप्रमदी देव पर आक्रमण करते हैं, तो यह प्रमदी देव अल्लाह और उद्देल को पुनः एक संदेश भेजता है कि पृथ्वीराज चौहान ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है, आपकी मातृभूमि संकट में है। उसी समय अल्लाह और उद्दल प्रमदी देव की सहायता करने के लिए स्वयं आ जाते हैं और 1182 में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा जाता है। उसको तुमुल का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? इतिहास में तुमुल का युद्ध कहा जाता है, जो संदेल शासक संदेल शासक परमदी देव और दूसरा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया, जिसमें प्रमदी देव की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। और इस युद्ध में प्रमदी देव के दो सेनापति अल्लाह और उदल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार महाबो पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई। अल्लाह और उदल और इस युद्ध को तुमुल का युद्ध कब हुआ था? 1182 ईस्वी में। किनके मध्य? संदेल शासक परमदी देव पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया। कई बार ये प्रश्न कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है कि तुमुल युद्ध से आप क्या समझते हैं, कब युद्ध हुआ, किन मध्य हुआ? तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इसमें विजय श्री हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। इसमें यही इंपॉर्टेंट है, तुमुल का युद्ध। इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा। अगली बात करेंगे चालुक्य चौहान संघर्ष। क्या चालुक्य, जिसको सोलंकी बोलते हैं, और चालुक्य चौहान संघर्ष क्यों हुआ? अगर संघर्ष कहीं हुआ है, इतिहास में कोई घटना हुई है, तो उनके पीछे कोई न कोई कारण जरूर हुआ करते हैं। अब हम इस चालुक्य और चौहान संघर्ष के कारण को हम जानने का प्रयास करेंगे। बात करें अभी चालुक्य चौहान, पृथ्वीराज राशो नामक ग्रंथ से ये जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीराज राशो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। जो पृथ्वीराज राशो नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? जो रचना करने वाले चंद्रबरदाई। कौन थे? बरदाई थे। वो इसके राजकवि और साथ में उसके मित्र भी थे। उनके द्वारा कहना है कि चालुक्य पृथ्वीराज राशो के अनुसार चालुक्य और चौहानों के संघर्ष का प्रमुख कारण यह था पृथ्वीराज चौहान की पत्नी इच्छिनी देवी। क्योंकि इतिहास में जानकारी प्राप्त होती है पृथ्वीराज राशो के अनुसार कि गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय हैं, वो आबू में एक राजा थे जिनका नाम है शाखला परमार। उनकी एक बेटी थी इच्छिनी देवी, जिससे गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय उनसे शादी एवं विवाह करना चाहते थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इस इच्छिनी देवी से विवाह करके उसको अजमेर ले गए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इच्छिनी देवी पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। तो ये उसके प्रमुख कारण था चालुक्य चौहान के संघर्ष। दूसरा, अगर एक जानकारी मिलती है कि भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान दोनों महत्वाकांक्षी शासक थे, क्योंकि उनकी दोनों की सीमा एक दूसरे से टच करती थी। तो दोनों महत्वाकांक्षी शासक हैं, तो युद्ध होना तो बिल्कुल संभाविक है, यानी बनता ही है युद्ध बनना। यह भी उनके दोनों के संघर्ष के कारण हुआ करते थे। सबसे पहला कारण यही था। एक इतिहास में और जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान के चाचा कान्हा ने
इस भीमदेव द्वितीय के साथ सचेरे भाई की हत्या कर दी थी, तो भीमदेव द्वितीय उसका बदला लेना चाहता था। तो यह भी उसके संघर्ष का प्रमुख कारण हुआ करता था। पहला अपन चालुक्य चौहान संघर्ष हुआ। चालुक्यों और चौहानों के मध्य जो संघर्ष हुआ 1184 ईस्वी में, दोनों के मध्य घमासान युद्ध होता है। क्या होता है? घमासान युद्ध होता है। और इस युद्ध, यह युद्ध अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है, अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में किसी की विजय नहीं होती है। लेकिन अंतिम रूप से फिर 1187 ईस्वी में चौहानों और चालुक्यों के मध्य एक संधि हो जाती है। संधि का मतलब दोस्ती, कि अब हम एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। उनके मध्य क्या हो गई? दोस्ती हो गई। ये गुजरात और चौहानों के संघर्ष का प्रमुख कारण हुआ करता था। युद्ध भी हुआ लेकिन अनिर्णायक हुआ, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। फिर बाद में उन दोनों के मध्य क्या हो जाती है? संधि, यानी दोस्ती हो जाती है। अगली हम बात करेंगे वो है चौहान गढ़वाल संघर्ष। चौहान और गढ़वाल कन्नौज के एक राजा थे जिनका नाम था, कन्नौज के एक राजा थे गढ़वाल, जिसका नाम है जयसंध गढ़वाल। क्या नाम है? जयसंध गढ़वाल। गढ़वाल ये कहां के राजा थे? कन्नौज के। कहां के थे? कन्नौज के राजा थे। एक है चौहानों के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, और जयसंध गढ़वाल की दोनों की सीमा एक दूसरे से टच करती थी। दोनों ही दिल्ली के शासक बनना चाहते थे। दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे। दोनों ही दिग्विजय बनने के सपना देखते थे। तो अगर दिग्विजय बनना है तो दोनों के मध्य टकराव की स्थिति तो होगी, दोनों के मध्य युद्ध होगा। पहला कारण उनका यह था संघर्ष का कि दोनों दिल्ली पर अपना अधिकार करना चाहते थे। दूसरा कारण इतिहास में जानकारी मिलती है, इतिहास में दूसरे कारण की अगर जानकारी मिलती है तो दूसरा कारण चौहान गढ़वालों के संघर्ष का दूसरा कारण यह था कि जयसंध गढ़वाल की बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? उनकी बेटी थी संयोगिता। ये संयोगिता है वो पृथ्वीराज चौहान से बहुत अधिक प्रेम करती थी। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान तृतीय से बहुत अधिक प्रेम करती थी। एक दिन पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह करने के लिए जयसंध गढ़वाल से ये प्रस्ताव भी रखा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का ननियाल एक ही जगह होने के कारण दोनों के मध्य विवाह नहीं हो पाया, जिसके कारण जयसंध गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता इतना अधिक प्रेम करते थे कि हम तो शादी करेंगे। तो जयसंध गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान का पहले से शत्रु था। वो उससे बदला लेने के लिए अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रचाता है, जिसमें देश विदेश के कई देशों के राजाओं को आमंत्रित किया जाता है। पीले चावल दिए जाते थे उस समय, लेकिन उस समय पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता। सभी राजाओं को बुलाया जाता है, पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता। जिसमें पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए ये जयसंध पृथ्वीराज चौहान की लोहे की क्या बनाता है? मूर्ति बनाता है। किसकी? लोहे की मूर्ति बनाता है, और उसको जहाँ राजा महाराजों ने जूते उतारे थे उस जगह पर वो रखवा देता है द्वारपाल के रूप में। पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए जयसंध ऐसा करता है। जैसे ही शुरू हो जाता है स्वयंवर, संयोगिता सभी राजाओं के सामने से निकल जाती हैं और अंतिम रूप से वो पृथ्वीराज चौहान को देखती है। जहाँ पृथ्वीराज चौहान नहीं मिलता, लेकिन उसकी प्रतिमा वहाँ दिख जाती है कि ये मेरे पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा है। उस प्रतिमा में वो
वरमाला डाल देती है और उसी घटना स्थल पर स्वयं पृथ्वीराज चौहान उपस्थित हो जाता है और सहयोगिता को वहां से उठा कर लेके चला जाता है, जिसके कारण जयसन पृथ्वीराज चौहान से इतना पृथ्वीराज चौहान से इतना नाराज हो जाता है, इतना उसका शत्रु बन जाता है कि उसको बदला लेना चाहता है। ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी को जयसन गढ़वाल ने ही भारत में आने के लिए आमंत्रित किया था, जिसके कारण इतिहास में एक बहुत बड़े युद्ध हुए, जिसको तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। चले, इसी प्रकार आपका प्रश्न आ जाए कि मोहम्मद गोरी को भारत में किसने आमंत्रित किया था? कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल ने। ये उनके कारण हुआ करते थे। फिर अपन इतिहास के सुप्रसिद्ध युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी को अपन अध्ययन करेंगे। अगली बात करें, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी को तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को कब हुआ? 1191 ईस्वी को। ये कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। किसके? मोहम्मद गोरी के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई और मोहम्मद गोरी को पराजय का सामना करना पड़ा और पीठ दिखा के युद्ध भूमि से भाग गया था 1191 ईस्वी में। इस युद्ध का जो प्रमुख कारण था सरहिंद का दुर्ग, सरहिंद जिसे भटिंडा का दुर्ग, सरहिंद का दुर्ग इसका प्रमुख कारण था। तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो मोहम्मद गोरी लाहौर से रवाना होकर वो सरहिंद भटिंडा के दुर्ग पर आक्रमण करता है और उस पर विजय प्राप्त करता है। इसके बाद में उसकी लालसा इतनी बढ़ जाती है कि वो अजमेर पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। वो थोड़ा दूर अजमेर पर आक्रमण करने के लिए हरियाणा में एक मैदान है जिसका नाम है तराइन, उस तराइन के युद्ध में आ जाता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान भी तराइन के युद्ध के अंतर्गत आता है। उस समय तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था जिसका नाम था खांडेराव। कौन सा था? पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था प्रथम युद्ध में। सेनापति कौन था? खांडेराव। कौन था? खांडेराव, ये उसका सेनापति था। और सामंत की बात करें, उस समय सामंत कौन थे? वो सामंत थे गोविंदराज। कौन थे? गोविंदराज। सेनापति खांडेराव और सामंत गोविंदराज ये उनके सेनापति थे। इस हरियाणा के तराइन के प्रथम युद्ध में घमासान युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी अपने वार से गोविंदराज पर वार करता है उसके सामंत के ऊपर, जिसमें गोविंदराव के दोनों डांट गिर जाते हैं, जिसमें गोविंदराज मोहम्मद गोरी से इतना क्रोधित हो जाता है कि अपनी भाले से उसके ऊपर वार करता है, जिसके कारण मोहम्मद गोरी घोड़े से गिर जाता है। इसके जैसे ही वो घोड़े से गिरने वाला होता है मोहम्मद गोरी, उसी समय मोहम्मद गोरी का एक सेनापति उसे घोड़े से वापस नीचे गिर गया तो घोड़े पर उठाकर उसको युद्ध भूमि से बाहर लेकर चला जाता है, जिसके कारण सारी सेनाएं इस युद्ध भूमि से भागने लगती हैं और पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। इस भागती हुई सेना का पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण नहीं किया, भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। यही कारण हुआ कि द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ
अगर ये पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल हुआ करती थी। अगर ये उनको उसी समय मोहम्मद गोरी को युद्ध भूमि के अंदर ही मार देता तो आज द्वितीय युद्ध नहीं होता और पृथ्वीराज हमारे इस वीर सपूत पृथ्वीराज चौहान को खोना नहीं पड़ता। फिर इसके बाद में द्वितीय युद्ध शुरू हो जाता है और सेनापति खांडेराव और सामंत थे गोविंद राज। बात करें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के तराइन के द्वितीय युद्ध की, अगर हम बात करें तराइन का जो द्वितीय युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की एक बहुत बड़ी भूल हुआ करती थी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की भागती हुई सेना के ऊपर आक्रमण नहीं किया, ये उसकी भूल थी। तराइन के प्रथम युद्ध में विजयश्री प्राप्त करने के बाद पृथ्वीराज चौहान इसकी खुशियां मनाता है, लेकिन इसके विपक्ष की बात करें, मोहम्मद गोरी अपनी सेना को सुसज्जित करता है। युद्ध कौशल में अपने सेनापति अफगान हैं, ताजिक आदि सेनापतियों को अपनी सेना में शामिल करता है और उस समय सेना को अच्छी तरह से तैयार करता है और 1,20,000 सेना को लेकर एक वर्ष के बाद में वो पुनः भारत की ओर युद्ध उसी मैदान में, जिस मैदान में उसकी करारी हार हुई थी, उस मैदान के अंदर वो पुनः युद्ध करने के लिए आता है। कौन? मोहम्मद गोरी 1,20,000 सेना को लेकर। कितने? 1,20,000 1,20,000 सेना को लेकर वो युद्ध भूमि के अंतर्गत आ जाता है। इस बार मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के पास, तृतीय के पास एक संदेश भिजवाता है। रकनुद्दीन हजमा के साथ एक दूत भिजवाता है, कहता है पृथ्वीराज चौहान या तो हमारी अधीनता स्वीकार करो, इस्लाम धर्म स्वीकार करो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, बख्श देंगे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन हमारी मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। लेकिन इसके बाद मोहम्मद गोरी छल और कपट का सहारा लेते हुए पृथ्वीराज चौहान को सबक सिखाना चाहता है। वो पृथ्वीराज चौहान से संधि का प्रस्ताव रखता है, लेकिन अचानक उसके ऊपर हमला बोल देता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य घमासान युद्ध होता है। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है। इस विजय के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मतभेद दिए। हमीर महाकाव्य की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने इसी युद्ध भूमि के अंदर मार दिया था। लेकिन अगर हम पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखा था इसकी बात करें तो मोहम्मद गोरी उस समय पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर उनके साथ अफगानिस्तान गोर ले जाता है और वहाँ ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया जाता है। जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के सामने उपस्थित किया जाता है तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के नीचे आंख नीचे नहीं करता है, उसे आंख से आंख मिलाकर बात करता है। तो आगे इतिहास में जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी थी। जैसे ही उनकी आंखें फोड़ दी, उन्होंने कहा कि मैं आंखें नहीं झुकाऊंगा, मेरे मातृभूमि मेरे स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं दूंगा। ऐसा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी से कहा। जैसे ही उसका मित्र चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान से मिलने आता है तो दोनों मिलकर एक रहस्य रचते हैं मोहम्मद गोरी को मारने के लिए। तो उन्होंने शब्दवेदी बाण चलाया था। इतिहास में कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अंतिम रूप से मोहम्मद गोरी के ऊपर शब्दवेदी बाण चलाया, जिसके कारण मोहम्मद गोरी मर गया था। और बाद में चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने आत्महत्या कर ली थी और उन दोनों की कब्र है जो काबुल के अंदर बनी हुई थी। उन्होंने कहा था कि 4 बांझ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। इतना कहकर धन्यवाद। आप इस वीडियो के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।